सेकेंड थर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसमें क्या होता है, एग्रेवेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी इज where the aggravation is quick, short and strong with rapid improvement of the patient. Whenever you find an aggravation come quickly, in short and has been more or less vigorous, then you will find improvement of the patient will be long. ऐसे केसेस में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट लंबे समय तक रहेगा और एग्रेवेशन इसमें कैसा होगा, क्विक होगा, शॉर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा. इम्प्रूवमेंट विल बी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी. द रिएक्शन ऑफ इकोनॉमी इज़ विग्रस, मतलब वाइटल फोर्स जो है अच्छे से रिएक्ट करेगा इस केसेस में. जैसे हमने ऊपर वाले 2 ऑब्जर्वेशन में देखा था ना, कि पहले ऑब्जर्वेशन में तो वाइटल फोर्स रिएक्ट करने की कंडीशन में ही नहीं था, फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में करता है लेकिन लंबे समय के बाद करता है और मतलब वीक होता है वाइटल फोर्स. ऐसे केसेस में लिखा था फीबल इकोनॉमी सीम्स टू बी रिएक्ट, मतलब रिएक्ट करता है लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के बाद. इसमें विग्रसली एक्ट करता है, विग्रसली रिएक्ट करेगा. वेयर whenever you find an aggravation come quickly in short and has been more or less vigorously, then you will find improvement of the patient will be long improvement होगा, improvement marked होगा और there is no tendency to any structural changes. यहाँ पे क्या है, ऐसे केसेस में कोई स्ट्रक्चरल, मतलब पेशेंट में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है इन द वाइटल ऑर्गन. एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं भी वो क्या है, सरफेस पे होंगे, कोई वाइटल ऑर्गन पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है इस केस में. फिर क्या है कि सच और कौन से, जैसे कि वाइटल ऑर्गन क्या क्या हो गए, सच ऑर्गेनिक चेंजेस आर सरफेस चेंजेस एंड आर नॉट लाइक द चेंजेस, सरफेस चेंजेस होंगे जैसे स्किन पे होंगे, नॉट लाइक द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द लिवर, द किडनी एंड हार्ट एंड द ब्रेन. वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे. मतलब बहुत ही वाइटल ऑर्गन पे ऐसे जो केसेस हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब जहाँ पे मिल रहा है वो कैसा केस होगा जहाँ पे कोई वाइटल ऑर्गन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो होंगे भी वो सरफेस चेंजेस होंगे. सच इज़ द स्लाइट एग्रेवेशन ऑफ द सिम्टम्स दैट अकर इन द फर्स्ट आवर. ऐसे केसेस में जो मतलब एग्रेवेशन होगा वो एक्यूट जो केसेस होंगे उसमें फर्स्ट आवर में देखने को मिलेगा आफ्टर द रेमेडी इन एक्यूट सिकनेस और ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज इन द क्रॉनिक केसेस, और जो क्रॉनिक केसेस होंगे वो फ्यू डेज में देखने को मिलेगा. अब इसमें क्या होता है कि ये क्लासिकल होम्योपैथिक एग्रेवेशन है, जैसा हम चाहते हैं कि इसी तरह से हो कि रैपिड और क्विक एग्रेवेशन हो और फिर इसके बाद रैपिड इम्प्रूवमेंट हो, मतलब क्विक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एग्रेवेशन हो लेकिन रैपिड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है ना. ऐसे केसेस में हम ऐसा ही चाहते हैं. तो ये क्या है, क्लासिकल होम्योपैथिक एग्रेवेशन है. इट इज़ मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है ये, है ना, ये सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है. द सेलेक्टेड रेमेडी इज़ करेक्ट वन. सेलेक्टेड जो रेमेडी हमने सेलेक्ट करी है क्या है, वो करेक्ट है. द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट विल बी लॉन्ग लास्टिंग होगा. नो स्ट्रक्चरल टिश्यू चेंजेस इन द पेशेंट और प्रोग्नोसिस क्या होगी, वेरी गुड होगी. ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन. फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, नो एग्रेवेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट. इसमें एग्रेवेशन होता ही नहीं है. अब इसमें देखते हैं क्या है. Under fourth observations, you will notice a class of cases wherein you will find very satisfactory cure, where the administration of remedy is followed by no aggravation whatever. There is no organic diseases, मतलब इसमें एग्रेवेशन देखने को ही नहीं मिलेगा. ठीक है, इसमें एग्रेवेशन नहीं होगा, केवल रिकवरी होगी. There is no organic disease एंड नो टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिक डिजीज़. ये जो केस है इसमें क्या है, कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है और ना ही कोई टेंडेंसी ऑर्गेनिक डिजीज़ की. द क्रॉनिक कंडीशन इटसेल्फ टू विच द रेमेडी इज सुटेबल इज़ नॉट ऑफ ग्रेट डेप्थ. जो क्रॉनिक कंडीशन है भी वो बहुत ग्रेट डेप्थ की नहीं है, मतलब बहुत ही डीप नहीं है अभी पहुंचा है केस. बिलोंग्स टू द फंक्शन ऑफ नर्व्स रेदर दैन दैट ऑफ थ्रेटेंड चेंजेस इन द टिश्यू.
इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ नर्व में चेंजेस आए, मतलब फंक्शनल चेंजेस हैं, टिश्यू में चेंजेस नहीं, कोई ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है, ठीक है। You must realize that there are changes in the tissue so marked that the vital force is disturbed in flowing through the economy, and yet so slight that man will all of his instrument of precision cannot observe them. अब इसमें क्या होता है कि ये हमें पता होना चाहिए कि जो टिश्यू चेंजेस होते हैं ना, उससे वाइटल फोर्स भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो अगर मार्क्ड टिश्यू चेंजेस हैं तो वाइटल फोर्स भी डिस्टर्ब होगा, एंड फ्लोइंग थ्रू द इकोनॉमी, जो कि मतलब फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, जिससे हम लिविंग बने हुए हैं। येट सो स्लाइट दैट द मैन विल बी हिज इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिसीजन कैन नॉट ऑब्जर्व देम। और इतना ये कम भी नहीं होता है, जैसे टिश्यू चेंजेस हुए तो वाइटल फोर्स में अच्छा खासा डिस्टर्बेंस दिखेगा, हमें पता चलेगा, और इतना कम नहीं होता कि हमें पता ना चले अंडर सच सर्कमस्टांसेस। लेकिन इसको किसी उससे आप नाप नहीं सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इससे आप नाप सको। अंडर सच सर्कमस्टांसेस वी मे हैव शार्प सफरिंग बट क्योर मे कम अबाउट विदाउट एनी एग्रेवेशन। इसमें क्या है, शार्प सफरिंग तो है, जो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाली जो कंडीशन है, इसमें शार्प सफरिंग तो है, लेकिन जब मेडिसिन दिया तो कोई एग्रेवेशन नहीं हुआ। वी नो दैट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, केवल फंक्शनल चेंज है। वी नो देन दैट देयर इज़ नो एग्रेवेशन, द पोटेंसी जस्ट एग्जैक्टली फिटेड द केस। मतलब एग्जैक्टली आपने सेम पोटेंसी दी है, जिससे की वजह से क्या हुआ है, एग्रेवेशन नहीं हुआ है। बट हेयर यू हैव ए कोर्स ऑफ थिंग दैट यू नीड नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्लाइट होम्योपैथिक एग्रेवेशन देखने को मिले, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होगा, हमें डाउट बना रहेगा कि ये केस जो है क्योर की तरफ जा रहा है, ये या फिर ये सिर्फ पैलिएशन हुआ है, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए आराम मिला है। तो ये हम इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में डाउट बना रहेगा। True, there is nothing but a true nervous change in the economy after a potency that is not suitable, either too crude or too high for that the patient. You will have an aggravation state of economy. जब in cures without any aggravation, we know that the potency is suitable, and the remedy and the curative remedy provide that our symptom goes off and the patient return to the health in an orderly way. It is higher order of cure, highest order of the cure in acute affection. Yet the physician sometimes will be more satisfied if the beginning of his prescriptions he notice as slight aggravation of the symptom. ऐसे इसमें क्या होता है कि अगर जो है एग्रेवेशन, मतलब जैसे एक्यूट केसेस हैं, उनमें तो कोई डाउट नहीं है रिकवरी हो रही है, लेकिन क्रॉनिक केसेस में क्या रहेगा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्रेवेशन हो, और तब कोई डाउट नहीं रहेगा अगर एग्रेवेशन होगा, और अगर एग्रेवेशन नहीं होगा तो ये डाउटफुल कंडीशन बनी रहेगी, और फिजिशियन सेटिस्फाइड रहेगा अगर एग्रेवेशन हो। नहीं तो अगर एग्रेवेशन नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि ये पैलिएशन हो, ये क्योर नहीं हो। और इस अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन फाइनली देखते हैं क्या क्या रहता है। सिलेक्टेड रेमेडी और पोटेंसी जो है वो एग्जैक्टली सुटेबल है, एक तो नॉट एनी पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द पेशेंट, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज नोटिस इन एक्यूट केसेस इज़ वेरी गुड। एक्यूट केसेस में तो वेरी गुड है प्रोग्नोसिस, लेकिन क्रॉनिक केसेस में क्या रहेगी, डाउटफुल रहेगी, और हम जज नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट टू जज द केसेस, ठीक है। In both acute and chronic cases, if the fourth observation is noticed, any repetition of the remedy has to be stopped. कोई repetition हम नहीं करेंगे। In acute cases, it proved to be curative. Acute cases में तो curative है ही है। In chronic cases, it is difficult to judge. Hence, any repetition of the doses has to be stopped because this may interrupt the action of curative remedy. अगर curative remedy की तरह act कर रही है तो interruption होगा अगर repetition करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, कोई रिपीटिशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है।